हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक। अच्छा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अध्यारोपण का सिद्धांत हम क्यों काम में ले रहे हैं। वाई वी आर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम जानते हैं कि चार्ज पूरे सिस्टम में या कहीं भी दो नहीं होते, सिर्फ दो नहीं होते। चार्ज दो या दो से अधिक हो सकते हैं। मान लो कोई निकाय है या कोई सिस्टम है जहाँ Q1, Q2, Q3, Q4, Qn चार्ज रखे हुए और माना ऑल आर पॉजिटिव इन नेचर। सभी कैसे हैं? धनावेशित है। सभी कैसे हैं? धनावेशित है। अब हमको ये पता है कि दो आवेशों के बीच में बल कैसे निकालते थे। F = K Q1 Q2 R² R K। ये दो आवेशों के बीच में क्या निकाला था अपन ने? फोर्स निकाला था। लेकिन यहाँ पे आवेश दो नहीं है, दो से अधिक है। तो माना Q0 एक टेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। ये अपन हमेशा जब भी पढ़ेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बिंदु आवेश है Q0, जिसे हम टेस्ट चार्ज के रूप में उपयोग में लेंगे। और ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। हमेशा ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमको ये निकालना है कि Q0 पर ऑन Q0 फोर्स ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। अब हमको क्या पता करना है कि Q0 पर Q1 Q2 Q3 Qn आवेशों द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है। हम जानते हैं कि अगर सिर्फ दो चार्ज होते हैं, जैसे मान लो Q0 और Q1 होते हैं और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं अपन R0 1 है, देन फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, मतलब कि Q0 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना होगा। अच्छा, ये दोनों क्या है? धनावेशित है। रिमेंबर, ऑल चार्ज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि सारे चार्ज सेम नेचर के मान के चल रहे हैं। सभी चार्ज किस नेचर के हैं? या तो सारे पॉजिटिव है या फिर सारे नेगेटिव है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि Q0 पर Q1 द्वारा फोर्स कितना होगा। तो Q0 पर Q1 द्वारा फोर्स कितना होगा? F01 = K Q0 Q1 R01 स्क्वायर R01 क्या? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, Q0 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? F02 = K Q0 Q2 R02 स्क्वायर R02 के। ये ऐसे R02 ये इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी Q0 और Q2। ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे चार्जेस हैं। तो Q0 पर Qn द्वारा लगाया गया बल, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn।
कितना हो जाएगा, एफ नॉट एन इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन के। अब हम जानते हैं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक सदिश राशि है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स ऑन Q naught due to all the other charges, net force on Q naught due to all other charges is nothing but a vector sum of the all individual charge। इंडिविजुअल फोर्स कहने का मतलब ये है कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल निकाय के अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए बल के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। वेक्टर सम क्या होगा, वेक्टर सम। तो एफ नेट इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 प्लस एफ नॉट 3 डैश 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 एफ नॉट एन। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें अब 11th क्लास में वेव्स के चैप्टर के अंदर जब हमने अध्यारोपण का सिद्धांत 2 तरंगों के लिए निकाला था, वैसा ही वो ही सिद्धांत यहाँ काम आ रहा है। इट्स जस्ट ऑन चार्जेस, वहाँ पे ऑन वेव्स था। ठीक है, एक बार आप लोग 11th क्लास के वेव के चैप्टर में अध्यारोपण का सिद्धांत देख सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नॉट कितना है, के क्यू नॉट क्यू 1 अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर प्लस के क्यू नॉट क्यू 2, अच्छा आर नॉट 1 कैप आर नॉट 2 स्क्वायर आर नॉट 2 कैप प्लस के क्यू नॉट क्यू 3 अपॉन आर नॉट 3 स्क्वायर आर नॉट 3 कैप डैश 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 प्लस के क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन कैप। ठीक, एफ नेट कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट कॉमन को दिक्कत। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन आर नॉट 1 स्क्वायर आर नॉट 1 कैप प्लस Q2 अपॉन आर नॉट 2 स्क्वायर आर नॉट 2 कैप प्लस Q3 अपॉन आर नॉट 3 स्क्वायर आर नॉट 3 कैप डैश 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 Qn अपॉन आर नॉट एन स्क्वायर आर नॉट एन कैप। ठीक है। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ सारी जगह प्लस है तो इसको अपन लिख सकते हैं समेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर एन तक। आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, एन तक। कौन जा रहा है, क्यू और आर। कौन जा रहा है, क्यू और आर के। ये क्या हो जाएगा, एफ नेट का मान जाएगा। किसका मान आ जाएगा, एफ नेट का मान। ठीक है।
इस सिद्धांत में इम्पोर्टेंट ये है कि फोर्स, नेट फोर्स जो होगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्स, सभी अलग अलग फोर्स के सदिश योग के बराबर होगा। रिमेंबर दिस, सदिश योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज द्वारा, इसका मतलब देखो क्या हुआ, समझो इसको कि Q0 पर अगर Q1 कोई फोर्स लगा रहा है, Q0 पर Q1 कोई फोर्स लगा रहा है और एक फोर्स लगा रहा है Q2, कौन लगा रहा है, Q2, तो इस फोर्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब F01 का F02 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और F02 का F01 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो परिणामी बल होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। ओनली इफेक्ट ऑन रिजल्टेंट फोर्स, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, इस फोर्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और इस फोर्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब कि मान लो कि एक चार्ज यहाँ पर Q3 रखा है, तो इसका इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, F03। तो ये तीनों फोर्स अपने इंडिविजुअल अलग अलग फोर्स है, इन तीनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इनका परिणामी बल होगा F नेट, वो कितना हो जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस F03, याद रखना ये, ठीक है। चलो इस पर अपन एक दो सवाल देख लेते हैं, ठीक है, तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए अपन इसके ऊपर क्या देख लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो, मान लो, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे नीट और IIT के पेपर में, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ये तुम्हारे काम आएगा। नीट और IIT में यू कैन यूज़ दिस। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे है देखो, मान लो एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड सेम है, मतलब कि तीनों भुजाएं क्या है, सेम है, और तीनों के कॉर्नर पे क्या रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 और Q3, 3 चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2। अच्छा तीनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक। पूछा है फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और Q3। Q1 पर फोर्स निकालना है, Q1 और Q2। और ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Q1 पर कुल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा हम इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो उनको समझ में आ रहा है कि चारों आवेश कैसे हैं, चारों चार्ज के, तीनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। वापस अगर अपन इसको ध्यान से समझ, तो देखो ध्यान से इस बात को समझ लो, एक न्यूमेरिकल ध्यान से समझ लो, सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे। देखो Q1 पर फोर्स निकालना है, किस पर फोर्स निकालना है, Q1 पर। सबसे पहले Q3 द्वारा Q1 पर फोर्स, अच्छा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये इस पर जब फोर्स लगाएगा तो फोर्स कहाँ जाएगा, बाहर, F1 पर 3 द्वारा लगाया गया फोर्स, क्या दिक्कत। अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, डिस्टेंस कितनी है, A, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ध्यान से समझो, ये क्या है, प्लस Q2 द्वारा Q1 पर फोर्स कितना होगा, कुछ ऐसा, बाहर की ओर, कोई दिक्कत, बाहर की ओर, कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, A। अब इस बात को ध्यान से समझो कि जब हमने 11th में वेक्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेक्टर, तो हमने देखा था कि दो वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं। ये सब जहाँ तक मुझे पता है ये सबको
पता होगा। अच्छा, ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से निकलेगा? इसके कहीं बीच में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, याद है? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ ये एंगल कितना बनेगा? अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। कोई दिक्कत? क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है? समान है। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना आया? 60। थीटा अपने पास कितना है? 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं अपन। ये हो जाएगा नेट फोर्स, परिणामी सदिश। एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट इक्वल टू F12 प्लस F213, F12 प्लस F13। अच्छा, रिमेंबर ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है, ये सदिश निरूपण है। हमको क्या निकालना है? परिणामी सदिश, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ एफ नेट इक्वल टू F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2 F13 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? और ये अंडर रूट। रिमेंबर दे, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो वेक्टर में हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी सदिश। परिणामी सदिश क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। और इसका मान क्या निकाला था अपन ने? क्या निकाला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण, सदिशों के मध्य कोण। अच्छा, इस क्वेश्चन में थीटा कितना है? 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले F12 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं? F12 की। अच्छा, F12 कैसे निकलेगा? K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अच्छा, जब परिमाण पूछा है अपन को तो इस समय दिशा की ज़रूरत नहीं है, आर कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने हमको फोर्स की डायरेक्शन नहीं पूछी है। डायरेक्शन का कोई लेना देना अभी नहीं है, इसलिए अपन आर कैप को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, R12 का मान कितना है? कि Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, R12 की वैल्यू कितनी है? ए है। R12 की वैल्यू कितनी है? ए है। कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q। तीनों जो आवेश है वो समान परिमाण के हैं। आवेश कैसे हैं? समान परिमाण के। तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो कि Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। F13 कितना हो जाएगा? F13 कितना हो जाएगा? K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि 13 के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? 13 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए स्क्वायर। ए कितनी है? ए। एफ नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के
Q1 अपॉन ए स्क्वायर की Q1 कितना है, एफ नेट इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस्ट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो एफ नेट इक्वल टू कितना जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4 इंटू 1/2। ये पूरा का पूरा किस में जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर से 2 से 2 कैंसिल। तो एफ नेट इक्वल टू क्यू के स्क्वायर क्यू कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए स्क्वायर कॉमन है, 1 + 1 + 1 और ये अंडर, ये किसका मान है एफ नेट का, ये कितना जाएगा 3। अच्छा, अंडर रूट से के का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या जाएगा एफ नेट। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। तो रिमेंबर कूलम्स लॉ के अंदर या फिर 12th के अंदर इन जनरल आपको इम्पोर्टेंट है वेक्टर तो आना ही चाहिए। ठीक है, एक बार वापस 11th क्लास की वेक्टर चैप्टर नंबर RBSC में चैप्टर नंबर 2 है और NCERT में आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है। आप वेक्टर को एक बार वापस ध्यान से देख लेना। ठीक है, वेक्टर मस्ट है। चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुमको और तुम लोग ट्राई करना और कमेंट में मेरे को आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, आंसर बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, ये एक ट्राइंगल है, तीनों फोर्स सेम है। ठीक है, क्यू 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 1 2 3। ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q है और Q3 पर फोर्स निकालना है। फोर्स किस पर निकालना है, Q3 पर। ठीक है, सभी पॉजिटिव है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, अगर सेम ट्राइंगल है ए सेम चार्ज है, तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो Q-0 पे फोर्स निकालना नेट फोर्स। ठीक है, Q - Q पे नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन करो और मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताओ कि आंसर कितने आएंगे। थैंक यू।